हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम आज वाली क्लास में हम रिटेंशन, इन्वर्शन और रेसेमाइजेशन क्या होता है, साथ में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। आज वाले क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जब ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड पर जब SN1 और SN2 मैकेनिज्म होता है तो कन्फिग्रेशन किस तरह से चेंज होते हैं। ये सब डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं पिछली क्लास को वापस रिपीट कर देता हूँ, उसकी बेसिक टर्म्स और बेसिक कंसेप्ट का समअप दे देता हूँ। हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, और जब हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स रेस्पॉन्स अलग होता है। यानी उन सैंपल में से वो ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनऑर्डिनिक मॉलिक्यूल भी शो करते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट क्लास में ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, स्पेशली एल्काइल हैलाइड की। अब यहां पर जब कोई ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल का सैंपल है, कोई सॉल्यूशन है, जब हम उसको पोलरियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जहां हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं और उनके एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम पोलरियोमीटर के अंदर किसी ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल के सैंपल को प्लेस करते हैं, रखते हैं, और वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं पोलरियोमीटर से, तो अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के उस सैंपल में से पास होते वक्त और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सैंपल में से वो प्लेन पोलराइज लाइट पास होते वक्त अगर अपनी मीन पोजीशन से डाइवर्ट होती है, रोटेट होती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे ये जो ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो स्ट्रेट चली जाती है तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है या तो अपनी मीन पोजीशन से क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तब हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम तब बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो अपने मीन पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, ठीक है ना, तब हम उसको बोलेंगे लिवो रोटेटरी। तो मीन पोजीशन से जो प्लेन पोलराइज लाइट है जब वो ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल के सैंपल से पास हो रही है तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो हम बोलेंगे लिवो रोटेटरी। एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल या किस तरह के केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। क्या हो? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, वो सारे ऑर्डिनिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है वो हम प्रेजेंट क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, उसका रीजन है हम उसको सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये पूरा सॉलिड स्टेट का पार्ट है। और अगर ये आपको नहीं भी आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास अल्टरनेट वे है दूसरा भी, जिससे हम इस चैप्टर प्रेजेंट क्लास को बहुत अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन मैं बता दूं, आपको याद दिला रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मॉलिक्यूल से पास होता हुआ वो इमेजिनरी प्लेन है जिससे मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल दो इक्वल एक जैसे पार्ट बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी स्फीयर को सेंटर में से पास करो तो बिल्कुल दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इट गिव्स टू इक्वल हाफ्स। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी में हम इसको
बायोलॉजी में हम इसको बायोलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। राना टिग्रीना फ्रॉग के अंदर बायोलेटरल सिमेट्री होती है। तो छोड़ो, अभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को साइड में रखो। ये तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि जिन बच्चों ने पढ़ रखा है या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो उनको मालूम पड़े कि ये भी टॉपिक है, कभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और खैर, हम दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था, हमने किरेल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है बेटा, ये टेट्राहेड्रल कार्बन, तो जब टेट्राहेड्रल कार्बन के जो 4 वैलेंसी है, अगर वो 4 ही वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए, तब हम उस सेंटर को किरेल कार्बन बोलते हैं। कुछ कायरल कार्बन भी बोलते हैं। तो किरेल कार्बन बोलो चाहे कायरल कार्बन बोलो, एक ही बात है। तो और इसको अनसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल कार्बन है, बस ये हमारा मेन मुद्दे की बात है। ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल कार्बन है, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मतलब हम किसी मॉलिक्यूल को आराम से देखकर बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर उसमें एक कायरल कार्बन है, एक सिंगल, तो वो ऑप्टिकली, हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये गिठान बांध दो। और बस इसी पॉइंट को लेके हम आगे पूरा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एक बात और क्लियर करूं बेटा, क्योंकि मैंने बार बार आपको अभी फोकस किया इस स्टेटमेंट में कि अगर एक कार्बन, ओनली वन कार्बन, तो ओनली वन कार्बन किरेल कार्बन होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, किसी में 2 कायरल कार्बन है, किसी में 3 कायरल कार्बन है, किसी में 4 कायरल कार्बन है, तो अब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, यानी दोनों बातें हो सकती है। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो निकालने के लिए हमको यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की जरूरत पड़ती है कि अगर जैसे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है या 3 कायरल कार्बन है, ठीक है, अब वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है कैसे पता करेंगे? अगर उसमें 2, 3, 4 यानी एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी उस मॉलिक्यूल के इक्वल टू हाफ्स बन सकते हैं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सब डिटेल हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ रखी है, ठीक है। मैं तो केवल मैंने कहा सम अप कर रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं जिन बच्चों को स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता है तो आप परेशान मत हो, ये बात सुन लो, काम आएगी। लेकिन नहीं आती है तो परेशान मत हो, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया कि एक कायरल कार्बन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि हम आज प्रेजेंट क्लास में सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सारे एग्जांपल वो ही लेने वाले हैं जिसमें 1 कायरल कार्बन है, और वो 1 कायरल कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी हो, ठीक है, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूले, केमिकल प्रॉपर्टीज, वापस सुन लो, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें सेम होती। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स बिहेवियर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स बिहेवियर डिफरेंट होता है। चलो ठीक है। और ऑप्टिक, 2 चीजें, जैसे ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है, जिनको हम डेक्स्ट्रो और लिवो बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रो और लिवो की मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो क्या डिफरेंस है? 2 चीजें डिफरेंट है, 2। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट एक ही बात बोलते हैं कि सर उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स बिहेवियर डिफरेंट होगा, एक उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरी चीज क्या है?
दूसरा पॉइंट कौन सा है जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस फील कराएगा या डिफरेंस को डिफाइन करेगा, वो है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर डेक्स्ट्रो और लिवो अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं। जैसे फूड डाइजेशन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ये सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, बॉडी के अंदर होने वाले जो प्रोसेस हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रो और लिवो की डिफरेंट होती है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कार्बन है, किनेल कार्बन है, तो इसके दो आइसोमर हैं, एक को हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं और दूसरे को हम लिवो कहते हैं। तो यहां पर डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों एक दूसरे के कन्फ्यूग्रेशन है। जैसे सिस ब्यूटोइन और ट्रांस ब्यूटोइन दोनों हैं तो ब्यूटोइन, बट उन दोनों के स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। सिस में दो सिमिलर ग्रुप एक तरफ होते हैं और ट्रांस में दो सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं। तो सिस और ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, या यूं बोलो सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स है। पर कौन से स्टीरियो आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से बेटा डेक्स्ट्रो और लिवो क्या है, दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कौन से स्टीरियो आइसोमर्स है, तो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स है, अगर पूरा बोलूं तो मैं। अब इसमें एक तो है डेक्स्ट्रो, एक तो है हमारा डेक्स्ट्रो और दूसरा है लिवो। तो डेक्स्ट्रो और लिवो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लिवो है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है और ये लिवो है। अब डेक्स्ट्रो और लिवो है तो देखो ये दो अलग अलग हाथ हैं। इस लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज राइट हैंड जैसा बनता है और राइट हैंड का मिरर इमेज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज राइट हैंड जैसा, राइट हैंड का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड जैसा। यानी ये दोनों जब मैंने पास पास में रखे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कन्फिगरेशन है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। मिरर इमेज कन्फिगरेशन भी है और हम इसको जब सुपर इंपोज करेंगे तो ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते हैं। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, मतलब मॉलिक्यूल तो सेम है, दो डिफरेंट कन्फिगरेशन बोलो, जब ये दो डिफरेंट कन्फिगरेशन है, ये दो डिफरेंट कन्फिगरेशन है, जैसे ये एक कन्फिगरेशन है, ये दूसरा। अब दोनों कन्फिगरेशन एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन जब सुपर इंपोज करते हैं तो वो सुपर इंपोज भी नहीं होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, वो किरेलिटी शो करते हैं, कायरेलिटी शो करते हैं, कायरेलिटी शो करते हैं। कुछ टीचर्स किरेलिटी भी बोलते हैं, कुछ टीचर्स कायरेलिटी भी बोलते हैं। आप इसको परेशान ना हो, ठीक है भाई। टर्म्स प्रोनाउंस अलग कर रहे हैं वो बस, ठीक है। स्पेलिंग तो CHIR, ठीक है, ALTY, किरेलिटी, ठीक है। वो स्पेलिंग देख लेना, मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है आपको। तो एक डेक्स्ट्रो हो गया और दूसरा लिवो हो गया। तो यहां पर भी क्या होता है, जो डेक्स्ट्रो और लिवो दो डिफरेंट कन्फिगरेशन है, दो और वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और ये जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं तो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करते हैं, यानी इसमें कायरेलिटी है। तो इनमें से एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एक लिवो हो जाएगा। जैसे सिस और ट्रांस, जैसे बेटा सिस और ट्रांस दो डिफरेंट कन्फिगरेशन थे, उसी तरह से डेक्स्ट्रो और लिवो भी दो डिफरेंट कन्फिगरेशन है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए कि सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास ये डेक्स्ट्रो है, तो ये रहा डेक्स्ट्रो बेटा, ये रहा, बिल्कुल ये बना, ये वाला। तो इस पेपर पे मैंने डेक्स्ट्रो बना दिया ताकि आपको सुपर इंपोज का मतलब समझा पाऊं। तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, ये लिवो हो गया, डेक्स्ट्रो है और ये लिवो है। लिवो, अब मैंने क्या किया, इस सुपर इंपोज किया। सुपर इंपोज का मतलब मैंने इसको उठा के इसको कहते हैं सुपर इंपोज करना, ठीक है। कुछ बच्चे सुपर इंपोज यूं करते हैं, इट इज नॉट सुपर इंपोज, ये सुपर इंपोज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग वे। सुपर इंपोज का मीनिंग होता है इस तरह से,
ठीक है, तो ये आपने इसको सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज होने के बाद अगर मैं बोल रहा हूं ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो W के नीचे W आ जाएगा, C के नीचे C आ जाएगा, X के नीचे X आ जाएगा, Y के नीचे Y आ जाएगा, Z के नीचे Z आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट यहां पर मैं ये कह रहा हूं जब मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता हूं तो ये लिवो और ये डेक्स्ट्रो एक दूसरे को पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि C के पीछे C है, हाँ है, W के नीचे W है, ये देखो है, ये रहा, देखो दिख रहा है, तो W के पीछे इस W के जस्ट पीछे W है लिवो का, लिवो तो ये रहा ना बेटा, तो और ये ऊपर पेपर वाला तो डेक्स्ट्रो है, ठीक है, तो ध्यान दो, तो यहाँ C के नीचे C है, W के नीचे W है, हम देखें X के नीचे X है क्या, देख लेते हैं, देखो नहीं है, Z निकला, ये तो डेक्स्ट्रो का यहाँ X है, जबकि इसके जब अपन ने सुपर इम्पोज किया तो डेक्स्ट्रो का यहाँ X आया और इसके पीछे Z है। इसी तरह से आप देखो डेक्स्ट्रो का यहाँ Z है तो लिवो का देखें हम तो लिवो का X है, तो ये हो गई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल कब बोलेंगे, जब X के नीचे X आता, Y के नीचे Y आता, Z के नीचे Z आता, सारे जो ये पांचों के पांचों हैं X Y Z W X Y Z और कार्बन, ये सारे के सारे बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं। अगर एक ग्रुप भी, एक एटम भी सुपर इम्पोज नहीं करता है तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया क्योंकि यहाँ X है तो ये Z है, ये Z है तो यहाँ X है, तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लिवो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये वाला मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल कैरेलिटी शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और इसमें से एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लिवो है, इसमें से एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लिवो है। और हम किसी मॉलिक्यूल को बिल्कुल देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा डेक्स्ट्रो है और कौन सा सॉरी हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर बिल्कुल बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है या नहीं करता है। आप उसमें कैरेलिटी चेक कर दो, उसके मिरर इमेज दो कन्फिगरेशन बना दो, मिरर इमेज कन्फिगरेशन दो बना दो और उसको सुपर इम्पोज करके देखो, जैसे मैंने अभी पेपर से बना के करा, ठीक है। अगर वो सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। पर फिर मैं बोल रहा हूं अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक कारिल कार्बन है तो वो हमेशा 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 ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन हम किसी मॉलिक्यूल को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि उसका एंगल ऑफ रोटेशन डेक्स्ट्रो होगा कि लिवो होगा, क्योंकि ये केवल लैब में पोलरियोमीटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मेरे बल्ब जल रहे हैं तो इस वायर के अंदर एग्जैक्ट वोल्टेज कितना पास हो रहा है, हम बल्ब जल रहे हैं इसका मतलब इस वायर में वोल्टेज तो पास हो रहा है, ये तो क्लियर है, बट एग्जैक्ट कितना वोल्टेज पास हो रहा है ये पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर यूज करके ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसी तरह से डेक्स्ट्रो और लिवो इज अ ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड इन पोलरियोमीटर। तो लेट्स सी, हम काफी सारी अच्छी क्लास मैंने पूरी करीब अच्छे से रिवाइज करा दी आपको, क्योंकि बच्चों को क्या ये टॉपिक क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए मैंने पूरी क्लास आपको समझ दी है। सुनो अब है ना रिएक्शन यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड पर मैं रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, SN1 और SN2। तो देखो बेटा, जैसे ये हमारे पास है 2 क्लोरोब्यूटेन, ये हमारे पास क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3, तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर कायरल कार्बन है कि नहीं है, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर नहीं है। मैं बोलता हूं बेटा क्यों नहीं है, मैं बोलता हूं रेड कार्बन है, तो बोलता हूं उनका कंफ्यूजन ये होता है सर देखो ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों तरफ तो कार्बन है। तो ऐसे नहीं देखते हैं, हम उसका पूरा ग्रुप देखेंगे, ये वाला ये पूरा। तो मैं बोलता हूं ऐसा मत देखो, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये कायरल कार्बन है, ये वाला रेड वाला, हमेशा कायरल कार्बन पे हम स्टार लगा देते हैं। तो इस कार्बन पर क्या है 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो ये हमारा कायरल कार्बन हो गया रेड वाला, और अब हमारे पास इस पे 4 वैलेंसी हो गई। ये जैसे क्लोरीन हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ C2H5 है, C3H7 है,
C4 कुछ भी है, ठीक है, लेकिन ये चारों, हाँ अगर यहां पर CH3 होता, सपोज करो ये CH3 होता, तब फिर ये कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि फिर दो मिथाइल ग्रुप एक जैसे हो गए। तो यहां पर क्या है, अब जब हम इसको देख रहे हैं तो इन सबको अपन को क्या देखना है, इस तरह से सर्कल बना दो, 1 2 3 और 4, तो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यहां पर ये कायरल कार्बन हुआ, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एल्काइल हैलाइड का नाम बताओ, ठीक है, फर्स्ट एल्काइल हैलाइड का नाम बताओ जो कायरलिटी शो करता हो, तो आप लिखोगे 2-हेलोब्यूटेन, 2-हेलोब्यूटेन, यानी वो 2-क्लोरोब्यूटेन भी हो सकता है, वो 2-क्लोरोब्यूटेन भी हो सकता है, 2-ब्रोमोब्यूटेन भी हो सकता है। तो फर्स्ट मेंबर एल्काइल हैलाइड का कौन सा होगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे? फर्स्ट मेंबर वो होगा जो तो देखो बेटा, ये कायरल कार्बन है इसमें। अब हम ये जो, तो अब क्या हुआ, जब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं बेटा, जब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो किसकी वजह से शो कर रहे हैं? इस रेड कार्बन की वजह से। ये एक कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो हम इस सेंटर को, तो इसके दो स्टीरियोआइसोमर्स बन रहे हैं, इस कायरल कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस रेड कार्बन के रेस्पेक्ट में दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लिवो, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। तो यहां पर हम वही वाली बात करेंगे कि मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये डेक्स्ट्रो और ये लिवो, ये H लगा दिया, ये H लगा दिया, यहां पर C2H5 है, यहां पर CH3 है, यहां Cl है, और इसका ये मिरर इमेज ये बन जाएगा। तो इसमें से ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, तो एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो हो गया। जो पहले लिखते हैं हम ये मान लेते हैं कि वो डेक्स्ट्रो है, पर मैंने क्या कहा, डेक्स्ट्रो और लिवो तो ऑब्जर्व होते हैं। तो आप देख लो, यहां पर क्लोरीन राइट साइड है तो यहाँ क्लोरीन लेफ्ट साइड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जो यहाँ पर कायरल कार्बन पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, तो ध्यान देना। अब तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में स्टीरियोआइसोमर बन रहे हैं, इसलिए हम इस सेंटर को हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। दिस इज स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, और कायरल कार्बन, ये जो कायरल कार्बन है, दिस कायरल कार्बन इज आल्सो कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। मैं क्लियर कर दूं, स्टीरियो सेंटर का मतलब कायरल कार्बन नहीं होता है, यूनिक सारे कायरल कार्बन स्टीरियो सेंटर है, यस ये स्टेटमेंट सही है, बट स्टीरियो सेंटर तो वो होते हैं जिस कार्बन के रेस्पेक्ट में स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, यानी सिस और ट्रांस जब आइसोमेरिज्म होता है, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, तब उस केस में भी वो स्टीरियो कार्बन है, स्टीरियो सेंटर है। आप देखो, जैसे क्योंकि ना मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई चीज रॉन्गली माइंड में सेट हो जाए कि है ना सारे स्टीरियो सेंटर का मतलब कायरल कार्बन, नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सारे ऑल कायरल कार्बन आर स्टीरियो सेंटर, यस, ऑल कायरल कार्बन आर स्टीरियो सेंटर, यस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कायरल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कायरल कार्बन नहीं है वो स्टीरियो सेंटर नहीं बन सकता है। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये देखो, ये क्या है बेटा, सिस ब्यूटुइन है, ये तो ब्यूटुइन है बेटा, ब्यूटुइन है, और ये ब्यूटुइन है, ठीक है। अब ये सिस और ट्रांस दो आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है,
तो ये ट्रांस आइसोमर है, तो ये दोनों भी तो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स है। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स है। डेक्स्ट्रो और लिवो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स है। तो ये भी तो दोनों स्टीरियो आइसोमर है। अब यहां पर ये जो दोनों कार्बन है, ये वाले है, ये दोनों स्टीरियो सेंटर हो गए इसमें। क्यों? क्योंकि इन दोनों कार्बन पर अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से, ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों कार्बन यहां स्टीरियो सेंटर है, पर ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है। दे आर नॉट कायरल कार्बन। कायरल कार्बन तो वो होते हैं जिनकी 4 ही वैलेंसी डिफरेंट एटम और ग्रुप से सेटिस्फाई हो। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी मिथाइल से, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, बाकी 2 वैलेंसी कार्बन से, बिल्कुल सेम। तो ये इट इज नॉट कायरल कार्बन, बट इट इज स्टीरियो बट इट इज स्टीरियो सेंटर। तो ये स्टीरियो सेंटर है। इन दोनों कार्बन पर अरेंजमेंट चेंज है। इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर अरेंजमेंट चेंज कर दो तो ये बन जाएगा। इस मिथाइल को इधर ले आओ और हाइड्रोजन को उधर कर दो तो ये बन गया। या फिर मैं इस मिथाइल को इधर ले आऊं और हाइड्रोजन को इधर करूं तो ट्रांस बन जाएगा। यानी या तो इस कार्बन पर मिथाइल को इधर लेके और हाइड्रोजन को इधर कर दो, जैसा कि यहां हुआ। पर आपने कहा नहीं सर, मैंने ऐसा कर लिया तो गलत है क्या? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, ये CH3 तो यही रखा, ठीक, और ये H यही रखा, और इस CH3 को इधर कर दिया, इधर H कर दिया। समझ में आ गया? तो इन दोनों में से किसी भी कार्बन का ये एक्सचेंज कर दो, चाहे इस कार्बन का ये इधर कर दो या इस कार्बन का, तो सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा किसी एक कार्बन। तो ये इन कार्बन के रेस्पेक्ट में ही तो सिस और ट्रांस देख रहे हैं, इनके रेस्पेक्ट में ही तो हम सिस और ट्रांस देख रहे हैं। अब ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और दोनों CH3 एक तरफ है तो सिस, ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन है और दोनों CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस। तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर हो गए, पर ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है। तो अब समझ में आ गया कि सारे कायरल कार्बन स्टीरियो सेंटर होंगे। ये तो स्टेटमेंट सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कायरल कार्बन नहीं है वो स्टीरियो सेंटर नहीं बन सकता है। जैसे ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है पर स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर के आगे और लगाना भी गलत है, ठीक है। तो ये कायरल स्टीरियो सेंटर है और ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या हो गया। जिस कार्बन पर अरेंजमेंट चेंज करने से स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अगर तो कायरल कार्बन और स्टीरियो सेंटर 2 अलग अलग पॉइंट है, तो यहां पर ये स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, और ये स्टीरियो सेंटर यहां पर कायरल कार्बन भी है। अब यहां पर देखो, अब मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं बेटा, एक तो ये हो गया और दूसरा CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3। अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसमें ये वाला कार्बन जो रेड वाला कर रहा हूं वो रेड वाला कार्बन कायरल सेंटर है, क्योंकि इसमें देखो वापस एक CH3 है, इथाइल है, और ये CH2 Cl पूरा है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मैंने अभी बता दिया बेटा, एक ही चीज बार बार क्या बताऊं। तो मैं इसके लिए भी क्या बोलूंगा कि ये कायरल कार्बन भी है और ये स्टीरियो सेंटर भी है, ठीक है। तो कुल मिला के, लेकिन अब इसमें और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंस है बेटा। इसमें जो क्लोरीन एटम है, फंक्शनल ग्रुप है, वो डायरेक्टली कायरल कार्बन पे स्टीरियो सेंटर पे जुड़ा हुआ है, और यहां पर जो क्लोरीन है वो अकायरल कार्बन पे बॉन्डेड है। जो कार्बन कायरल नहीं होता है, तो एक तो होता है कायरल कार्बन और दूसरा हो गया बेटा अकायरल कार्बन। अकायरल कार्बन मतलब ऑर्डिनरी कार्बन। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अकायरल कार्बन, और इसको हम स्टीरियो सेंटर भी नहीं कहेंगे, इट इज नॉट स्टीरियो सेंटर, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं बनता है। यानी इस कार्बन पर कोई भी चेंज करने से, ग्रुप के अंदर ग्रुप को इधर उधर करने से, ग्रुप को हिलाने से ये कार्बन कायरल कार्बन में कन्वर्ट नहीं, सॉरी वापस सुनना, ये कायरल कार्बन है बेटा,
ये एक है, यानी एक आयरल कार्बन का मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पर जो ये दोनों H और Cl है, ये Cl यू जुड़ा हुआ है, चाहे यू जुड़ा हुआ है, चाहे यू जुड़ा हुआ है, चाहे यू जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। यानी यहां ये इस पर दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उनका अरेंजमेंट चेंज करने से कोई नया दूसरा आइसोमर नहीं बनता है, तो ये अकार्यल कार्बन है। समझ में आ गया? एक आयरल कार्बन वो होते हैं जिनके ऊपर एटम और एटम, एक आयरल कार्बन की भी देखो 4 वैलेंसी है, ठीक है। अब ये जो 4 वैलेंसी है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो अब मैंने 3 को यहां ले आया, 4 इधर ले आया, ठीक है, तो कोई नया आइसोमर नहीं बना। चाहे मैं 1 को इधर ले आया, 2 को इधर ले आया, फिर भी कोई नया आइसोमर नहीं बना, वो को वही है, तो हम उस केस में उसको बोलेंगे अकार्यल कार्बन। लेकिन कायरल कार्बन किसको बोलेंगे? कायरल कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर हम ग्रुप को चेंज करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो लिवो में कन्वर्ट हो जाए या सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाए, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया अभी सिस ट्रांस में, तो हम उसको स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। और अगर वो डेक्स्ट्रो लिवो में कन्वर्ट होता है तो कायरल कार्बन भी हो गया। तो ये एक कायरल कार्बन है, यानी ये कार्बन की वजह से कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इस कार्बन की वजह से कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आप सिंपली ज्यादा कंफ्यूज मत करो, कायरल कार्बन वो है जिसकी वजह से उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है। एक कायरल कार्बन की वजह से ये है एक कायरल कार्बन। तो एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है और कितने एक कायरल कार्बन है, तो एक ही कायरल कार्बन है, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चारों के चारों एक कायरल कार्बन है, ये चारों के चारों एक कायरल कार्बन है। अच्छा, इसमें ये पूछा जाए कि इसमें कायरल कार्बन कितना है? 1 है। एक कायरल कार्बन कितने हैं? तो ये CH3 का ये कार्बन भी एक कायरल है, ये कार्बन भी एक कायरल है, ये कार्बन भी एक कायरल है, ठीक है। मैं होप करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइंड कर लो। कभी कभी थोड़ा सा मेरा फ्लो डिस्टर्ब होता है, वो इसलिए हो जाता है कि ना मैं आपको कोई चीज और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो एग्जांपल देता हूं, तो कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो इग्नोर करके वीडियो को पीछे ले जाओ, ठीक है ना। अब यहां पर 2 बातें हो गई बेटा। अब मैंने यहां 2 एल्काइल हैलाइड लिखी है, एक कायरल कार्बन यानी स्टीरियो सेंटर पर क्लोरीन है, स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर क्लोरीन है, यहां स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर क्लोरीन नहीं है। 2 चीजें पहले माइंड में रखो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों की रिएक्शन एक्वस केओस से कर रहा हूं, पहले ऊपर वाले की कर लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो ये बॉन्ड ये गया। अब ये मैकेनिज्म SN1 है कि SN2 है, मैं अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं अभी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूं मैं इस पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl हट के OH आ जाएगा, और ये देखो आप प्लस KCl, तो एल्कोहल बन गया। अब यहां पर वापस ये क्या हो गया, ये है ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, RX मतलब एल्काइल हैलाइड। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड पर जब हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, तो जो नया प्रोडक्ट बना वो भी क्या बना, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल। यानी अगर यहां कायरल सेंटर यानी इस स्टीरियो सेंटर पर कायरल सेंटर पर अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बना है। चलो यहां पर और यहां पर देखो, यहां पर मैं वही वाली बात कर रहा हूं, ये एक्वस KOH OH माइनस, तो यहां पर
न्यूक्लियोफाइल क्या कहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा इस कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये Cl हटेगा, और इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, इस Cl की जगह OH आ जाएगा। तो यहां पर भी ये वही वाला आंसर रहेगा हमारा इनिशियल, कि ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड से ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बन गया। पर अब है ना, आप इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखो, पहले इन दोनों रिएक्शन में आप डिफरेंस देखो, इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा, ध्यान से देखो। यहां पर जो रिएक्शन हुई है वो स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल कार्बन पर हुई है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल ने रिएजेंट ने अटैक किया है वो किस पे अटैक किया, स्टीरियो सेंटर पर कायरल कार्बन पर अटैक किया है। और यहां पर जो OH माइनस ने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वो अकायरल कार्बन पे किया है, यानी ये जो स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन है इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया है, इंटरेक्ट नहीं किया है। तो अब ये रिएक्शन दो पार्ट में क्लियरली कन्वर्ट हो गई। एक, जब रिएक्शन किस पर हो, जब रिएक्शन ये तो है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, ये है ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल, ठीक है, क्योंकि वो ही है इसमें भी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्शन दो तरह की हो गई, जब रिएक्शन स्टीरियो सेंटर पर कायरल कार्बन पर हो, और जब रिएक्शन एकिरल कार्बन पर हो। देखो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट भी दोनों ही केस में ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं। लेकिन दोनों रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, यहां पर स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जबकि यहां पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अकायरल कार्बन पर अटैक कर रहा है, स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा होगा न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करेगा। तो अब ये पहले तो आप ये माइंड में दो रिएक्शन माइंड में सेट रखो, और मैंने इस क्लास को थोड़ा डिटेल में ले लिया। मैं चाहता तो आपको स्टीरियो सेंटर का नाम भी नहीं लेता, लेकिन क्या होता है, अगर मैं स्टीरियो सेंटर, हो सकता है थोड़ा सा आपको पीछे कंफ्यूजन आया हो, लेकिन वो धीरे धीरे क्लियर भी हो जाएगा। छोटे मोटे कंफ्यूजन इग्नोर भी किया करो। मैंने आपको 10 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपको 8 पॉइंट समझ में आ गए तो आप खुश होकर बोलो सर 8 समझ में आ गए, ठीक है। अब दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो क्लास ओवर होने के बाद अरे सर ने क्या पढ़ाया यार, 2 पॉइंट तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। ऐसे बच्चे कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो बोले अरे सर ने यार 10 पॉइंट पढ़ा, 8 तो बढ़िया समझ में आ गए, और 2 के लिए अपन वापस ट्राई कर लेते हैं, यानी वो 10 ही सीख लेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी रखो बेटा, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पॉइंट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं या कोई एग्जांपल दे रहा हूं तो कंफ्यूजन हो गया, तो फिर उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, और फिर वापस आप अपना मेरे से कांटेक्ट करके उसको वापस मेरे से क्लियर कर लो, नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लो, यार सर ने ये बोला था यार तेरे को समझ में आ गया, बोले हाँ। तो आपस में फ्रेंड भी जब म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं ना, या टीचर से डिस्कशन करते हैं, तो वो अनक्लियर चीज वापस क्लियर हो जाती है, तो रिमेनिंग जो 2 समझ में नहीं आया वो भी समझ में आ जाते हैं। चलो देखो बेटा, तो अब यहाँ रिएक्शन 2 तरह की है। तो हमारा जो रिएक्शन अभी हमारा टारगेट है, रिएक्शन इस तरह के मॉलिक्यूल पर, यानी रिएक्शन जब किस पर हो, स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर। रिएक्शन किस पर हो, स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर। अब जब रिएक्शन स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन पर होगी, ठीक है, तो कायरल कार्बन पर अब ये रिएक्शन 2 तरह की हो सकती है, SN1 और SN2। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर मैं सबसे पहले आपको SN1 और SN2 डिस्कस कर रहा हूं इस तरह के मॉलिक्यूल में, फिर हम इस तरह के मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्लियर कर दिया कि रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब दोनों पार्ट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट ये, तो अब यहां पर मैं एक असम्पशन ले रहा हूं इस केस में सीधा, कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेटा, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है
ठीक है, ये सपोज करो SN2 मैकेनिज्म है, तो क्या होगा देखो बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म है। अब जब यहां SN2 मैकेनिज्म होगा, जब यहां SN2 मैकेनिज्म होगा, तो देखो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये C2H5, ये मॉलिक्यूल ये है, और ये तो मैंने इसका वो बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा SN2 मैकेनिज्म में, वो बैक साइड से अटैक करता है, और यहां पर ये क्लोरीन इस तरफ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, या न्यूक्लियोफाइल ये बैक अटैक करेगा, SN2 अटैक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या बनेगी, ये बैक अटैक हुआ, ये मैंने बैक अटैक लिखा है, बैक अटैक, तो ये बैक अटैक हुआ बेटा, और जब बैक अटैक हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनकर ट्रांजिशन स्टेट बनी बेटा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इस स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, और क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेता हुआ इस मॉलिक्यूल से विदा ले रहा है, लीव कर रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये इसकी SSS स्लो स्टेट है, स्लो स्टेट में ही एक्टिवेशन एनर्जी खर्च होती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बन गई। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये FS में आ गई, फास्ट स्टेट में आ गई बेटा, और प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आपने क्या देखा, बिल्कुल क्या बना, जो बना बेटा एल्कोहल बना, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब देखो, और ये Cl माइनस लिविंग ग्रुप हो गया, ये रिएक्शन हो गई SN2 मैकेनिज्म से। तो आपने क्या देखा कि यहां पर Cl राइट हैंड साइड में, और यहां अब आने वाला नया ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यानी क्या हुआ बेटा, ग्रुप चेंज हो गया, ग्रुप की जो अब क्या हुआ, ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो गया, ग्रुप उसी डायरेक्शन में नहीं जुड़ा, जैसे यहां जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप बोलो बेटा, तो लिविंग ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, राइट साइड में, ये लिविंग ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप राइट साइड में जुड़ा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप बेटा राइट साइड में जुड़ा हुआ है। बैक अटैक होने के बाद क्या हुआ, जो आने वाला कमिंग ग्रुप है, जो जिसने आके कब्जा किया क्लोरीन लिविंग ग्रुप को हटा के, वो लेफ्ट साइड में, तो कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, क्या हो गया, कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, बिल्कुल कन्फिग्रेशन चेंज हो गया। यानी अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर ये डी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, कौन सा है, डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड है, कौन सा है, डेक्स्ट्रो, जिसको हम प्लस भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा लिवो एल्काइल हैलाइड, लिवो, देखो है तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव ब्यूटेन 2-ओल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव
ब्यूटेन 2 ओल है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, कुल मिला के ये हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है, और सपोज करो ये ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, तो कन्फिगरेशन चेंज हो गया। लेफ्ट जब ये थंब यहां था और अब इसमें आने वाला ये Cl यहां था, अब यहां पर OH आ गया, यानी ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कन्वर्ट हो गया, या राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से डेक्स्ट्रो लिवो में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिवो डेक्स्ट्रो में। और अगर ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि अगर ये लिवो एल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये डेक्स्ट्रो एल्कोहल हो जाएगा, ये डेक्स्ट्रो एल्कोहल हो जाएगा। तो हम इस फिनोमेना को इन्वर्शन बोलते हैं बेटा, इन्वर्शन टेक्स प्लेस। ये सबसे पहले वाल्डन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए हम इसको वाल्डन, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्शन। क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब इन्वर्ट होना, उल्टा हो जाना, ठीक है, इन्वर्शन। यानी डेक्स्ट्रो का लिवो में कन्वर्ट होना और लिवो का डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट होना। तो अगर हमारे पास डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड है और वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसमें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव लिवो एल्कोहल। वाइस वर्सा अगर हमारे पास ये जो अगर इसमें SN2 मैकेनिज्म हो रहा है लिवो रोटेटरी एल्काइल हैलाइड पर, तो हमको मिल जाएगा रिएक्शन के बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी एल्कोहल। तो जो रिएक्टेंट था वो डेक्स्ट्रो आइसोमर था, प्रोडक्ट लिवो आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, या डेक्स्ट्रो एल्काइल हैलाइड था तो यहां प्रोडक्ट लिवो एल्कोहल बना। तो इस तरह के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन में हुआ ये बेटा, किसी भी रिएक्शन में क्या हुआ कि जो इनिशियल कन्फिगरेशन था, मतलब डेक्स्ट्रो था, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो जो हमको प्रोडक्ट मिला, वो जो नया प्रोडक्ट मिला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना होकर लिवो रोटेटरी है। तो हमने क्या किया, जैसे ये वाला 2-क्लोरोब्यूटेन, एक एग्जांपल लिया मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन का सैंपल लिया और मैंने लैब में सैंपल लिया 2-क्लोरोब्यूटेन का, समझना बात, और लैब में 2-क्लोरोब्यूटेन का सैंपल लेकर सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बनाकर पोलरोमीटर में डाल दिया मैंने। तो मैंने देखा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्योर, ऑप्टिकली प्योर है। ऑप्टिकली प्योर है मतलब, ऑप्टिकली प्योर का मतलब सारे डेक्स्ट्रो है, उसमें लियो का कंटेंट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर डेक्स्ट्रो में थोड़ा सा भी लिवो होगा तो हम उसको बोलेंगे वो ऑप्टिकली इम्प्योर है। ऑप्टिकली प्योर का मतलब डेक्स्ट्रो है तो पूरा डेक्स्ट्रो है, लिवो है तो पूरा लिवो है। तो ऑप्टिकली प्योर डेक्स्ट्रो 2-क्लोरोब्यूटेन लिया, जो मैंने पोलरोमीटर में ऑब्जर्व कर लिया है। फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर, उसके अंदर एक्वस केओस डाल दिया और कुछ देर तक रिएक्शन होने दी। मेरे को लगा कि मेरे को अंदाज है कि 20-25 मिनट में रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो मैंने हाफ एन आवर दे दिया। और आफ्टर हाफ एन आवर वापस उसी सैंपल को मैं जब पोलरोमीटर में ले गया, तो वो सैंपल जो पहले रिएक्शन से पहले पोलरोमीटर उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा था, अब वो उसको लिवो रोटेटरी बता रहा है। समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन में बैक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट यू मीन बाय वाल्डन इन्वर्शन, तो यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि है ना, हाउ टू प्रूव, यानी आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में SN1 मैकेनिज्म हुआ कि SN2 हुआ, तो आप बोलोगे कि सर मैं क्या करूंगा, लैब में जाऊंगा, लैब में जाके इस 2-क्लोरोब्यूटेन को उठाऊंगा, ऑप्टिकली प्योर 2-क्लोरोब्यूटेन को उठाऊंगा, पोलरोमीटर में देख लिया कि वो डेक्स्ट्रो है,
फिर उसको निकाल के उसको एक्वस के साथ रिएक्ट कराऊंगा। जब रिएक्ट